नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म 12 प्लस पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो लेक्चर में अपन JNU BSc B.Ed के सेकेंड ईयर के फर्स्ट पेपर इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के बारे में देखेंगे, हल करेंगे। तो जो अपना पहला जो क्वेश्चन है वो है, इसमें अपने को एक वेक्टर फंक्शन दे रखा है और उसका डेरिवेटिव dA निकालना है। ठीक है, तो इसमें भी क्या होता है, अपने पास अलग अलग तरीके के कोऑर्डिनेट सिस्टम होते हैं। तो अपने पास तीन तरीके के कोऑर्डिनेट सिस्टम होते हैं, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, पोलर कोऑर्डिनेट और सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट। तो अपन क्या करेंगे, तीनों कोऑर्डिनेट के अंदर dA की वैल्यू को डिस्कस कर लेंगे। तो जो पहला जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के अंदर जो फंक्शन होता है, A वेक्टर जो होता है वो x, y और z का फंक्शन होता है। किसका होता है? x, y और z का फंक्शन होता है, फलन होता है। तो अब अगर इसको इस A वेक्टर का अपने को क्या निकालना हो, dA निकालना हो, तो अपन कैसे निकाल सकते हैं? अपन क्या करेंगे, जो पहला जो वेरिएबल है वो अपने पास क्या है, x है, तो उसका मैग्नीट्यूड लिख देंगे, ये लो dx। अब ये क्या है, वेक्टर है, तो वेक्टर में मैग्नीट्यूड के साथ साथ क्या आती है, डायरेक्शन भी आती है। तो अब क्या करेंगे, अपन इसकी डायरेक्शन को यहाँ पे लिखेंगे, तो dx की जो डायरेक्शन हो जाएगी वो x कैप है। यहाँ x कैप एक एकांक सदिश को दर्शाता है। एकांक सदिश क्या होता है, इसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो तो क्या होता है, 1 होता है, और ये जो इस जो मैग्नीट्यूड है, ये वाला जो मैग्नीट्यूड है, इसकी डायरेक्शन को क्या करेगा, ये शो करेगा। मतलब यहाँ पे जो ये dA वेक्टर है वो dx दूरी तो तय करता है x डायरेक्शन में। ठीक है, अब अपना अगला जो वेरिएबल है वो है y। तब इसका जो मैग्नीट्यूड होगा उसको अपन लिख देंगे dy, और उसके साथ साथ dy की जो डायरेक्शन है वो क्या हो गई, y कैप। ये भी एक एकांक सदिश है। इसके साथ साथ अपन देखेंगे जो dz, जो तीसरा जो वेरिएबल है z, उसका जो मैग्नीट्यूड है dz और उसकी जो डायरेक्शन है वो क्या है, z कैप। तो ये जो A वेक्टर है उसका dA क्या मिला अपने को, ये वाला मिला। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। तो अगला जो कोऑर्डिनेट सिस्टम होगा वो क्या होगा, पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम या गोलीय निर्देशांक। तो जो पोलर कोऑर्डिनेट में जो A वेक्टर है वो किसका फलन होता है या किसका फंक्शन होता है, A वेक्टर इज अ फंक्शन ऑफ r, थीटा एंड फाई। वो r, थीटा और फाई का फंक्शन होता है, फलन होता है। तो अब अपन मेरे पास जो ये A वेक्टर है इसका अपने को क्या निकालना है, डेरिवेटिव या dA निकालना है। तो उसको कैसे निकाल सकते हैं, अपने पास जो पहला फंक्शन है वो क्या है, r। तो r जो है उसका जो मैग्नीट्यूड होगा उसको लिख देंगे dr, और इसके साथ साथ जो डायरेक्शन होगी वो क्या हो जाएगी, r कैप। अब अपने पास जो अगला जो वेरिएबल है वो है थीटा, तो उसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो होता है r d थीटा, और जो डायरेक्शन होगी वो क्या हो जाएगी, थीटा कैप। अब इसके साथ जो अपना अगला वेरिएबल है वो फाई, तो फाई का जो होता है वो मैग्नीट्यूड होता है r साइन थीटा डी फाई, और जो इसकी डायरेक्शन होगी एज यूजुअल फाई कैप के इक्वल होगी, ये लो फाई कैप। तो जो अगर अपने को पोलर कोऑर्डिनेट में एक कोई वेरिएबल ये दे रखा हो, अगर उसी का अपने को क्या निकालना हो, डेरिवेटिव निकालना हो, dA वेक्टर निकालना हो, तो पोलर कोऑर्डिनेट में अपन कुछ इस प्रकार से उसका dA वेक्टर निकालेंगे। अब जो अपना अगला कोऑर्डिनेट सिस्टम है वो क्या है, वो है अपना सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम या बेलनाकार निर्देशांक। जो उसमें जो अपना जो A वेक्टर या A सदिश होता है वो किस प्रकार से होता है, उसमें जो वेरिएबल्स होंगे वो होंगे r, फाई और z। ठीक है, तो अब इसका भी अपन dA निकाल लेते हैं। तो इसका dA कैसे निकालेंगे अपन, तो देखो जैसे कि अपन ने पहले दो का देखा है उसी के प्रकार, उसी की तरह से अपन इसका भी dA निकालते हैं। पहला जो वेक्टर, पहला जो अपने पास सदिश है वो है r, तो उसका मैग्नीट्यूड हो गया dr, और उसकी जो डायरेक्शन होगी वो क्या हो जाएगी, r कैप। अब उसके बाद देखो अगला जो है वो है क्या, फाई, तो इसमें होता है r d फाई और उसके साथ साथ फाई कैप। और जो तीसरा है वो है z। यहाँ पे z क्या है, हाइट को डिनोट करता है, इसमें हाइट को डिनोट करता है। हाइट जो होगी ऐसी इसी की तरह से होगी, तो उसमें dz और उसकी जो डायरेक्शन होगी z कैप। तो यहाँ पे ये तीनों क्या है, मैग्नीट्यूड, और ये तीनों क्या है, उनकी रेस्पेक्टिव डायरेक्शंस। तो अब इसमें जो अगर अपना
सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट में कोई वेक्टर ए अपने को कुछ इस प्रकार दे रखा हो तो उसको अपना डी अपन या उसका अवकलन जो है अपन कुछ इस प्रकार से लिखेंगे। तो इस क्वेश्चन में आपको सिंपली कोई भी ए वेक्टर फंक्शन मानना था, उसका डी निकालना था। अपन ने तीनों कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर देख लिया है। आप एग्जाम में किसी भी एक को लिख के आ सकते हो, अगर टाइम हो तो तीनों को भी लिख के आ सकते हो। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो जो अगला क्वेश्चन है वो है डबल इंटीग्रेशन या द्विसमाकलन का क्वेश्चन है। बेसिकली ये मैथमेटिक्स से रिलेट करता है। चलो अपन को यहाँ पहुँच लिया है तो अपन यहाँ इसको देख लेते हैं। ऐसा कहीं भी क्वेश्चन आपको देखने को मिले तो आप क्या करो, सबसे पहले इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर लो। तो देखो अपन क्या करते हैं, इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। तो इसमें सबसे पहले अपन इस वाले इंटीग्रेशन को सॉल्व करेंगे, उसके बाद जो बाहर वाला इंटीग्रेशन है उसको सॉल्व करेंगे। तो जो अपन पहला जो इंटीग्रेशन है उसको ले लेते हैं उसको। तो जो देखो पहला वाला इंटीग्रेशन मैं लेता हूँ। पहला वाला जो इंटीग्रेशन है वो है, उसकी जो लिमिट दे रखी है अपने को 0 से 2 x² y dx, एक ये इंटीग्रेशन है। और उसके बाद वाला होगा, तुम इसको गैप देके लिख देता हूँ आपके लिए, dy, और उसकी जो लिमिट है 0 से 1। ये अपने को इंटीग्रेशन पूछा है। तो चलो i = अपने को अंदर वाला ये वाला करना है। इसको किसके रेस्पेक्ट में करना है, x के रेस्पेक्ट में। तो y वाली टर्म को क्या करेंगे, एज अ कांस्टेंट ट्रीट करेंगे। तो उसको अपन क्या कर लेते हैं, उसको बाहर निकाल देते हैं। तो 0 to 1 ये y वाली टर्म को मैंने बाहर निकाल लिया। और अपन जानते हैं x² का जो इंटीग्रेशन होता है वो क्या होता है, देखो साइड के अंदर लिखते हैं अपन। अगर अपने को कहीं पे भी x की पावर n का इंटीग्रेशन पूछा हो, किसका इंटीग्रेशन पूछा हो, x की पावर n का, तो अपन करेंगे x की पावर n+1 अपॉन n+1, ये होता है इसका इंटीग्रेशन। तो अब ये जो इंटीग्रेशन है अपन यहाँ पे अप्लाई करते हैं। तो ये देखो मैंने, अब अपने पास x² है, n की वैल्यू क्या है अपने पास यहाँ पे 2 है। तो अपन क्या कर सकते हैं, x की पावर 2+1 अपॉन 2+1, और जो लिमिट है वो क्या है अपनी 0 से 2, और dy एज इट इज पढ़ा है तो उसको एज इट इज रख लेते हैं। अब अपन देखो आगे सॉल्व करते हैं इसी को। तो ये देखो ये जो अपना i है अब कैसे बन जाएगा, ये देखो 0 से 1 तो पढ़ा ही है, कोई दिक्कत नहीं। y है कांस्टेंट था इसलिए अपन इसको बाहर लाए थे, वो भी पढ़ा है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे x³ रह गया, और 3 भी क्या है एज ए कांस्टेंट है, तो 1/3 को मैं बाहर लेके आ गया। अब अपने पास यहाँ पे क्या बचा है x³, और लिमिट जो अपने पास है वो है 0 से 2। अब अपन क्या करते हैं, लिमिट को पुट कर देते हैं, रख देते हैं। तो जो अपने पास अब जो i की वैल्यू बचेगी वो बचेगी 1/3, 0 to 1, y एज ए कांस्टेंट ट्रीट किया था वो बार। अब यहाँ पे जो सबसे पहले क्या होता है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो अपर लिमिट क्या है 2 का क्यूब माइनस 0 का क्यूब और dy। अब 0 का क्यूब, 0 के ऊपर कुछ भी पावर लगा दो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो 0 का क्यूब 0 और 2 का क्यूब अपन जानते हैं 8 होता है, 2 × 2 × 2। तो ये देखो जो i की जो वैल्यू है वो हो गई, यहाँ पे आ गया 8 भी क्या है एज ए कांस्टेंट है, तो उसको भी अपन ने बाहर ले लिया। तो यहाँ पे बच गया अपने पास 8/3, 0 to 1 y dy। अब ये बिल्कुल सिंपल सा इंटीग्रेशन बच गया, इसमें भी y की पावर क्या है 1 है। तो अपन यहाँ पे जो n की वैल्यू थी वो अब 1 की तरह लिख लेंगे, और वेरिएबल क्या हो जाएगा y हो जाएगा। तो जो i की वैल्यू है वो हो जाएगी अपने पास 8/3, y की पावर 1 है तो उसकी आ जाएगी 2/2, और जो लिमिट है वो क्या है 0 to 1। तो अब देखो जो अपना i की जो वैल्यू आ गई वो आ गई 8/3, 1 ये 2 है जो क्या है एज ए कांस्टेंट है, तो मैंने इसको भी बाहर लिख दिया 1/2। अब y² में मैं लिमिट पुट कर लूँगा, वो है 0 से 1। इसमें भी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो इससे देखो मैं 2 से 8 को कट कर देंगे, तो अपने पास यहाँ क्या बच गया 4/3 बच गया।
और यहाँ पे मैंने लिमिट पुट कर दी 1 का स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर। तो 0 का स्क्वायर, अभी देखा 0 के ऊपर कितनी भी पावर लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, 1 के ऊपर भी कितनी पावर लगाओ उसकी वैल्यू 1 ही होगी। तो 4/3 को अगर 1 से मल्टीप्लाई करवाओगे तो क्या बच जाएगा 4/3। तो ये अपने का आंसर हो गया, इतना ही पूछा था, ये आपको करके आना था। तो चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जो अगला जो क्वेश्चन है उसमें अपने को एक पोटेंशियल दे रखा है, एक विभव की वैल्यू दे रखी है। तो यहाँ पे जो V है वो क्या दे रखा है अपने को कि R की पावर n। तो अपन कह सकते हैं जो पोटेंशियल है वो प्रोपोर्शनल है R की पावर n के। अब जो डाइपोल होता है क्या होता है, जो डाइपोल होता है उसमें जो पोटेंशियल है V है वो होता है 1/r² के प्रोपोर्शनल। और यहाँ पे जो अगर क्वाड्रपोल हो या क्वाड्रपोल हो उसमें जो V होगा वो होगा 1/r³ के प्रोपोर्शनल। अब यहाँ देखो अपने को इस फॉर्म में बनाना है, तो मैं क्या करूँ, इसको V को कर सकते हैं अपन r⁻², इस वाले में कर सकते हैं V की पावर r⁻3। तो अब कंपेयर कर लो, यहाँ से अगर डाइपोल के लिए जो n की वैल्यू आ जाएगी उसकी वैल्यू हो जाएगी -2, और क्वाड्रपोल के लिए जो n की वैल्यू होगी उसकी वैल्यू हो जाएगी -3। ये था अपना आंसर। तो चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें अपने को क्लासियस-मेसोटी रिलेशन के बारे में पूछा है, क्लासियस-मेसोटी संबंध के बारे में अपने को पूछा है। तो सबसे पहले अपन इम्पोर्टेंस जानने से पहले ये देख लेते हैं कि क्लासियस-मेसोटी रिलेशन होता क्या है, इस रिलेशन में अपन किस किस बारे में पढ़ते हैं। तो ये चलो ये देखते हैं। तो इसमें जो होता है, जो क्लासियस-मेसोटी जो रिलेशन होता है वो होता है εr -1/εr+2 इज इक्वल्स टू n⁴ε0। अब देखो, अब अपने को ये भी पता होना चाहिए ये सारी टर्म्स क्या हैं जो अपन ने यहाँ पे यूज ली है। εr है ना, उसको अपन बोलते हैं रिलेटिव परमिएटिविटी। ये क्या है, सापेक्ष पारगम्यता या वैद्युत पारगम्यता भी अपन उसको कह सकते हैं। और ये भी वही है, सेम चीज़ है। यहाँ जो ये अल्फा है इसको अपन बोलते हैं पोलराइजेबिलिटी। और ये क्या हो गई, निर्वात की पारगम्यता या परमिएटिविटी इन वैक्यूम। तो ये है अपना क्लासियस-मेसोटी रिलेशन। अब इसका इंपॉर्टेंस कहाँ कहाँ है, इसको अपन कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं वो भी पता होना चाहिए अपने को। जो ये क्वेश्चन में डिमांड यही की है अपने। तो अपने ये देखो कि इसमें जो रिलेशन जो है ना, अब ये रिलेशन किसके लिए है, एक EM वेव के लिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के लिए। तो किसी भी मीडियम में जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो कैसे बिहेव करती है उसके बारे में जानने के लिए अपने को इस रिलेशन का क्या यूज होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बिहेवियर को जानने के लिए अपन इस रिलेशन का यूज करते हैं। अब जिस डिवाइस में कोई उपकरण होंगे जिसमें ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का यूज होता है, तो एक तो हो गया उसका बिहेवियर जानना। दूसरा, जिस डिवाइस के अंदर अपन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को यूज करते हैं, उस डिवाइस में उसको डिजाइन करने में अपन इस वेव का क्या करते हैं, यूज करते हैं, या उसमें उसका इंपॉर्टेंस है। अब कौन कौन से डिवाइस ऐसे होते हैं, पहला हो गया अपना जो टेलीविजन है और रेडियो है, उसके रिसीवर को अगर जब अपन बिल्ड करते हैं, उसको बनाते हैं, तो अपन इस रिलेशन का यूज करते हैं। दूसरा हो गया कम्युनिकेशन सिस्टम, माइक्रोवेव ओवन्स, सैटेलाइट्स, इन सब में अपन इस रिलेशन का क्या करते हैं, यूज करते हैं। तीसरा, जो EM वेव या तो वो ट्रांसवर्स हो सकती है या लॉन्गिट्यूडनल हो सकती है, तो इन दोनों में अपन विभेद करने के लिए, उन दोनों में डिफरेंस पैदा करने के लिए, इन दोनों में अंतर बताने के लिए अपन इस रिलेशन का यूज करते हैं। कौन सी, ट्रांसवर्स या लॉन्गिट्यूडनल। EM वेव है वो कौन से टाइप की है, ट्रांसवर्स टाइप की है या लॉन्गिट्यूडनल टाइप की है,
इनमें भी अपन डिफरेंस बताने के लिए इस रिलेशन का क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। तो चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है उसमें अपने को गोलीय निर्देशांक या पोलर कोऑर्डिनेट के अंदर लाप्लास समीकरण के बारे में पूछा है। जो पोलर कोऑर्डिनेट है उसको अपन ने फर्स्ट वाले क्वेश्चन में देखा था, वो कौन कौन से होते हैं, आर, थीटा और फाई वाले कोऑर्डिनेट्स होते हैं। तो जो सिंपल जो लाप्लास इक्वेशन होती है वो कुछ इस फॉर्म से होती है, डेल स्क्वायर ऑफ एनी वेक्टर इज इक्वल्स टू 0। अब अपन यहाँ क्या करेंगे, इस डेल स्क्वायर की वैल्यू को क्या कर देते हैं, पुट कर देते हैं। अब अपने को ये डेल स्क्वायर की वैल्यू किस में चाहिए, पोलर कोऑर्डिनेट के अंदर चाहिए। तो पोलर कोऑर्डिनेट के अंदर क्या होता है, 1/r² डेल अपॉन डेल आर, वो भी r² डेल ऑफ एनी वेक्टर a अपॉन डेल r। तो ये तो हो गया सबसे पहले r, थीटा और फाई तीन टर्म्स होंगे, तो ये r वाली टर्म हो गई। अब थीटा वाली टर्म पे चलते हैं, तो उसमें होता है 1/r² साइन थीटा, फिर डेल अपॉन डेल थीटा, तो इसके साथ आ जाएगा साइन थीटा डेल ऑफ एनी वेक्टर विथ रेस्पेक्ट टू थीटा। तो ये तो हो गई दो टर्म। अब जो तीसरी टर्म आती है उसको अपन नीचे लिख देते हैं, वो हो गई 1/r² साइन स्क्वायर थीटा डेल स्क्वायर। अब जो r, थीटा और फाई वाला है तो डेल ऑफ एनी वेक्टर विथ रेस्पेक्ट टू डेल फाई स्क्वायर। तो ये हो गई पोलर कोऑर्डिनेट के अंदर लाप्लास इक्वेशन। तो चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है उसमें अपने को मेथड ऑफ इमेजेस के बारे में पूछा है, या अगर इस हिंदी में देखें तो प्रतिबिंब विधि के बारे में पूछा है। तो मेथड ऑफ इमेजेस क्या होते हैं, अगर अपन सिंपल भाषा में इसको जानना चाहें तो ये क्या है, टेक्निक है। कोई स्पेशल प्रकार, मतलब विशेष प्रकार के क्वेश्चन को, स्पेशल टाइप्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करने की क्या है, ये एक टेक्निक है। तो अब स्पेशल टाइप्स के कौन से क्वेश्चन, तो उसके लिए अपन क्या करते हैं, सबसे पहले एक ड्रॉ कर लेते हैं। तो उसमें देखो अपन एक प्लेन ड्रॉ करते हैं। ये मेरा एक्स वाई प्लेन है, क्या है, एक्स वाई प्लेन है। तो इस एक्स वाई प्लेन ये कहाँ पे पड़ा है, ये वाली डायरेक्शन अपनी एक्स डायरेक्शन है, ये वाली जो डायरेक्शन है अपनी वाई डायरेक्शन। एक्स वाई प्लेन में एक प्लेन पड़ा है, इसको मैं क्या कर देता हूँ, ये कंडक्टिंग प्लेन है, मैंने इसको ग्राउंडेड कर दिया है। तो इस पे जो भी ग्राउंड पे या उसकी बाहरी जो आवरण है उस पर जो भी चार्ज पड़ा होगा वो क्या कर दिया, उसको भू संपर्कित कर दिया है, ग्राउंडेड कर दिया है। अब मेरे पास एक क्या है, आवेश है। तो उस आवेश को मैंने इससे एक डी डायरेक्शन पे, ये मैंने एक प्लस क्यू चार्ज को पुट कर दिया है। तो ये उस प्लेन से कितने दूरी पे पड़ा है, डी डायरेक्शन पे पड़ा है। अब मेरे पास एक अनदर, एक दूसरा कोई पॉइंट है, वो है P, जिसके निर्देशांक क्या है, x, y और z। तो अब ये जो P पॉइंट है जिसके निर्देशांक x, y, z है, इस पॉइंट पे मेरे को क्या निकालना है, पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक फील्ड। ये वाली जो, मतलब ऐसा कोई क्वेश्चन का अगर सेटअप मिलता है, उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो टेक्निक होगी उसको अपन क्या बोलेंगे, मेथड ऑफ इमेज। अब इसमें मेथड ऑफ इमेज क्यों बोला, अब इसमें क्या करते हैं, इसको ऐसे टाइप्स को क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अपन क्या करते हैं, ये जो प्लस क्यू चार्ज है इसकी इमेज चार्ज अपन क्या है यहाँ पे एक एज्यूम करते हैं। वो कौन सा इमेज चार्ज होगा, वो होगा माइनस का क्यू। तो ये प्लस क्यू है तो इसका इमेज चार्ज क्या हो जाएगा, माइनस का क्यू। अगर ये डिस्टेंस डी होगी इस पॉइंट से, तो ये वाली जो डिस्टेंस है वो भी डी होगी। ये है जो एक्स वाई प्लेन में पड़ा है, तो ये जो अपना जो ये चार्ज है वो किस डायरेक्शन में है, जेड डायरेक्शन में है। तो अब देखो अपन पोटेंशियल निकाल के भी देख लेते हैं। ये वाला अगर सेटअप है तो उसका पोटेंशियल का जो फॉर्मूला होगा वो अपन कुछ इस प्रकार से निकालेंगे। तो पोटेंशियल क्या होता है, पोटेंशियल को अगर मैं V से डिनोट करूं तो वो होता है एक कांस्टेंट K, उसके साथ जो अपना चार्ज है वो, और उस चार्ज से उस पॉइंट के बीच की दूरी को डिनोट करेगा। तो वो अपन क्या कर सकते हैं, सबसे पहले ये देखो, ये जो प्लस क्यू चार्ज है तो वो हो गया K Q अपॉन जो दूरी वो हो गई अंडर द रूट, दो पॉइंट के बीच की दूरी आपको निकालने को पता ही है। तो
तो ये क्या है, ये ओनली z डायरेक्शन में है, तो x और y को क्या हो जाएंगे, 0 0 हो जाएंगे। तो वो हो जाएगा x माइनस 0 का स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का स्क्वायर प्लस z माइनस डी का स्क्वायर। तो ये कौन सा पोटेंशियल किसके कारण हो गया, प्लस क्यू चार्ज के कारण। सिमिलरली इसी प्रकार अपन माइनस क्यू चार्ज के कारण भी लिख सकते हैं, तो उसका हो जाएगा k माइनस का q अपॉन, और वो सेम टू सेम दूरी आ जाएगी, x माइनस 0 का स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का स्क्वायर प्लस, अब जो देखो यहाँ डिस्टेंस है वो नेगेटिव के अंदर है, नीचे की तरफ है, तो यहाँ पे अपन क्या कर देंगे, z प्लस डी का स्क्वायर। तो ये अपना इस प्रकार से अपन पोटेंशियल भी निकाल सकते हैं। तो इस क्वेश्चन में मेथड ऑफ इमेज में इसको आप चाहो तो भाषा के अंदर लिख के आ सकते थे और ये पोटेंशियल का एक एज एग्जाम्पल दे सकते थे। तो चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है उसमें अपने को एक मैग्नेटिक इंडक्शन वेक्टर या चुंबकीय प्रेरण सदिश दे रखा है, बी वेक्टर दे रखा है। अगर ऐसा टाइप का कोई क्वेश्चन मिले कि मतलब अपने को प्रूफ करना हो कि ये कौन सा वेक्टर है, ये वेक्टर है या नहीं है, तो ऐसा कोई क्वेश्चन अपने को मिलता है तो अपन इसमें मैक्सवेल इक्वेशन का यूज़ करते हैं। जो मैक्सवेल इक्वेशन है वो क्या कहती है, अगर मैं किसी भी मैग्नेटिक इंडक्शन वेक्टर को डेल के साथ डॉट प्रोडक्ट या अदिश गुणन करवाता हूँ तो उसकी जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, 0 के इक्वल आएगी। तो ये अपने को प्रूफ करना है। तो जो डेल की जो वैल्यू होती है वो होती है डेल अपॉन डेल एक्स, और वो जो डायरेक्शन है उसको मैंने आई कैप मान लिया जो एक्स डायरेक्शन में है, उसके साथ डेल अपॉन डेल वाई जो डायरेक्शन होगी वो हो जाएगी जे कैप प्लस डेल अपॉन डेल जेड और के कैप। अब उसका डॉट प्रोडक्ट करवाना है अपने को। डॉट प्रोडक्ट किसके साथ करवाना है, बी वेक्टर के साथ। तो मैं बी वेक्टर की वैल्यू यहाँ पुट कर देता हूँ। वो क्या है अपने पास, 2x आई कैप माइनस 4y जे कैप प्लस 2z के कैप। तो अपन जानते हैं जो i के साथ जो डॉट प्रोडक्ट होता है उसकी वैल्यू 1 होती है। i का किसी अदर के साथ अगर मैं j के साथ करवाता हूँ तो क्या हो जाएगा, उसकी वैल्यू 0 आ जाएगी। तो मतलब सेम वाले के साथ अगर अपन डॉट प्रोडक्ट करवाएंगे तो उसकी तो वैल्यू हो जाएगी 1। सेम वाले का किसी दूसरे वाले के साथ अगर अपन डॉट प्रोडक्ट करवाएंगे तो उसकी वैल्यू हो जाएगी 0। तो मतलब अपने को सिर्फ 3 टर्म मिलेगी, एक तो इसके साथ वाली, इसका इसके साथ वाली, इसका इसके साथ वाली, ये वाली 3 टर्म अपने को मिलेगी, बाकी सब टर्म 0 हो जाएगी। तो इसमें अपने को पार्शियल डिफरेंशियल करना है इसका। तो किसका करना है, पार्शियल डिफरेंशियल ऑफ x, किसका, 2x का। तो ये देखो डेल अपॉन डेल x, और किसका करना है, क्वांटिटी क्या है, 2x। उसके साथ देखो माइनस साइन है तो यहाँ माइनस लिख लेते हैं। डेल अपॉन डेल y, किसका करना है, 4y का। अब उसके साथ देखो प्लस साइन के साथ डेल अपॉन डेल z, और किसका करना है, 2z का करना है। तो यहाँ देखो x का x पर रेस्पेक्ट में 1 हो जाएगा, तो बचा ये कांस्टेंट है वो बाहर आ जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 2 माइनस 4 प्लस के 2। तो ऐसे करके अपने को क्या मिल जाएगी, फाइनल वैल्यू 0 मिल जाएगी। तो अपने को ये वाला रिलेशन क्या होता है, प्रूफ होता है। इसका मतलब b क्या है, एक चुंबकीय प्रेरण सदिश है या मैग्नेटिक इंडक्शन वेक्टर है। तो चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है उसमें अपने को b, m और h के मध्य रिलेशन बताना है। इनके बीच में रिलेशन क्या होगा, इसको अपने को प्रूफ करना है। यहाँ जो b है वो है मैग्नेटिक इंडक्शन वेक्टर, यहाँ जो m है वो है मैग्नेटाइजेशन, और जो h है उसको अपन मैग्नेटिक इंटेंसिटी बोलते हैं। तो अपन क्या करते हैं, तो अपन सबसे पहले दो के बीच का रिलेशन अपन जानते हैं। जो b होता है वो प्रोपोर्शनल होता है किसके, h के। b वेक्टर h वेक्टर के क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है, समानुपाती होता है। तो जो b वेक्टर की जो वैल्यू आएगी, अगर ये हटता है तो ये क्या आता है, कांस्टेंट आता है, जिसको अपन म्यू से डिनोट करते हैं, और वो h के इक्वल होता है। और अपन क्या जानते हैं, ये जो म्यू है, ये जो म्यू है वो म्यू नॉट और म्यू आर के इक्वल होता है। तो क्या करते हैं, ये जो वैल्यू है अपन यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो जो b वेक्टर की जो वैल्यू मिलेगी अपने को वो मिलेगी म्यू नॉट म्यू आर h वेक्टर। अब अपने को
m को भी इंट्रोड्यूस करना है। तो m को इंट्रोड्यूस करने के लिए अपन क्या करेंगे, इसके अंदर एक टर्म को जोड़ेंगे और उसी टर्म को क्या करेंगे, वापस घटा देंगे। तो अपन क्या, कौन सी टर्म जोड़ेंगे, अपन जोड़ेंगे म्यू नॉट h को अपन क्या करेंगे, इसमें ऐड कर देंगे और ये वाली जो टर्म है उसी को मैं क्या कर दूंगा, वापस सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। अब ये वाली जो टर्म है और ये वाली जो टर्म है उसमें क्या करते हैं अपन, जो भी कॉमन आ रहा है उस कॉमन को क्या करते हैं, बाहर निकाल लेते हैं। तो जो बी वेक्टर वाली जो टर्म है तो अपने को फाइनली क्या मिल जाएगी, म्यू नॉट जो एच वेक्टर है वो बाहर आ गया, अंदर जो बच गया वो बच गया अपने पास म्यू आर माइनस का 1 और ये जो टर्म है वो बच गई म्यू नॉट एच। अब ये जो टर्म है, ये देखो अगर मैं आपको दूसरे कलर से दिखाऊं, ये जो टर्म है इसको अपन m के नाम से जानते हैं, मैग्नेटाइजेशन के नाम से जानते हैं। तो अपन यहां लिख देते हैं जो b वेक्टर है वो म्यू नॉट m प्लस म्यू नॉट h के इक्वल होगा। यहां से भी म्यू नॉट कॉमन आ रहा है तो b वेक्टर क्या होगा, हो जाएगा म्यू नॉट m वेक्टर प्लस h वेक्टर के इक्वल। ये जो रिलेशन है ये b और m और h के मध्य का रिलेशन होता है, संबंध होता है। आपको इस क्वेश्चन में इतना करके आना था। तो चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है इसमें अपने को जे संकारक के पदों में एलसी परिपथ के समांतर संयोजन का प्रतिबाधा या इम्पीडेंस निकालना है। इम्पीडेंस किसमें, पैरेलल वाले में। तो जो अपने पास एक एल और सी सर्किट होगा, इसमें एक एल होगा और सी होगा, दोनों को कौन से पैरेलल में अपने को जोड़ना है। तो चलो अपन देखते हैं। जो प्रतिबाधा का जो फॉर्मूला होता है उस वो क्या होता है, जे ऑफ एल, जे ऑफ प्रतिबाधा एल की, सी की और दोनों का सम, मल्टीप्लीकेशन अपॉन सम। अब इनकी जो वैल्यूज होती है, इंडिविजुअल जो वैल्यू होती है वो जेड एल की जो वैल्यू होती है वो होती है जे ओमेगा एल और जेड सी की जो वैल्यू होती है वो होती है 1 अपॉन जे ओमेगा सी। अब ये जो दो वैल्यूज हैं अपने को इसके अंदर पुट करनी है। तो जो जेड की वैल्यू होगी अपन पुट कर लेते हैं। देखो जेड एल की जगह अपन ने लिख दिया जे ओमेगा एल, जेड सी की जगह अपन ने लिख दिया 1 अपॉन जे ओमेगा सी। अब अपॉन के अंदर चलना है, अपॉन के अंदर इन दोनों का सम देखेंगे। तो इन दोनों का जो सम होगा वो अपन कर लेते हैं, जे ओमेगा एल प्लस 1 अपॉन जे ओमेगा सी। यहाँ देखो जे ओमेगा को जे ओमेगा से अपन कट कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या बच गया, एल अपॉन सी, ये लो एल अपॉन सी। अब अपॉन में, अब देखो अगर मैं इसको LCM लेता हूँ तो यहाँ पे बच जाएगा अपने पास, ये देखो ये और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो जे स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर और LC, ये लो LC और उसके साथ प्लस में 1 आ जाएगा तो प्लस का 1 अपॉन में जे ओमेगा सी। तो अपन ये अब ये जो टर्म है इसको सबसे ऊपर ले जाते हैं। तो देखो क्या कर सकते हैं अपन, इस टर्म को अपन ने सबसे ऊपर लेके गए तो ये हो जाएगा जे ओमेगा सी एल अपॉन सी अपॉन में क्या बचा अपने पास, जे स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर एल सी प्लस 1। तो देखो इस सी से इस सी को अपन क्या कर सकते हैं, कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो ऊपर अपने पास बच गया जे ओमेगा एल। यहाँ पे ये जो है ना इसमें जे स्क्वायर की जो वैल्यू होती है अपने पास वो होती है -1 के इक्वल। जे स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1 के इक्वल होती है। तो यहाँ पे ये वाली टर्म माइनस होगी तो इसको अपन बाद में लिख देते हैं। तो 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर एल सी। ये किसकी वैल्यू मिली अपने को, जेड की वैल्यू मिली, कुल प्रतिबाधा की वैल्यू मिली। तो ये आपको निकालना था, करके आना था। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला और जो फाइनल क्वेश्चन है अपने पार्ट ए का वो है लेंज का नियम। तो ये जो लेंज का नियम है उसको समझने से पहले अपने को दो टर्म के बारे में जानना होगा। अब क्या होती है वो दो टर्म, अपने को सबसे पहले दो टर्म्स हैं, वो है पहला जो टर्म है वो है मैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में, दूसरा है जो मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में जानना होगा।
अब ये देखो जो दूसरी टर्म है मैग्नेटिक फ्लक्स, कोई भी अपन बाहर मैग्नेट लेते हैं, एक चुंबक लेते हैं, मान लो ये चुंबक है, इसका ये नॉर्थ पोल है, ये वाला साउथ पोल है, तो जो चुंबकीय बल रेखाएं होती है वो नॉर्थ पोल से निकल के साउथ पोल के अंदर एंटर करती है। कहाँ से निकलती है? नॉर्थ पोल से आउट, साउथ पोल से अंदर एंटर लेती है। तो जो अपनी जो फ्लक्स है, अब ये जो चुंबकीय रेखाएं निकल रही है उसके अंदर में अपने को एक कोई एरिया मैंने लिया, उस एरिया को अपन ने चुंबकीय बल रेखाओं के अंदर रख दिया। तो जितनी बल रेखाएं, जितनी जो मैग्नेटिक लाइंस हैं उस एरिया में से पास होगी वो क्या कहलाएगी? मैग्नेटिक फ्लक्स कहलाएगी। अब मेरे पास क्या है? अब अपन इस टर्म को तो अपन ने जान लिया, अब अपन दूसरी टर्म के बारे में देखते हैं, वो है मैग्नेटिक इंडक्शन। तो मैग्नेटिक इंडक्शन या चुंबकीय प्रेरण जो होता है उसमें क्या है, ये जो बाहर मैग्नेट है अपने पास एक कोई कुंडली है जो कुंडली नुमा आकार की है, उसमें उसके पास अपन ले जाते हैं। तो जो कुंडली के पास अपन जब इस बार मैग्नेट को ले जाते हैं तो जो मैग्नेटिक फ्लक्स में क्या होता है? चेंजेस होता है। मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंजेस के कारण एक फोर्स जनरेट होता है जिसको अपन EMF बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के नाम से जानते हैं, जिसी की वजह से एक प्रेरण धारा की क्या होती है? उत्पत्ति होती है। ठीक है, तो अब जैसे कि इससे क्या हुआ, जो अपन लेंज नियम था, जो लेंज का लॉ था, तो लेंज साहब ने ये समझाया कि जो मैग्नेटिक फ्लक्स के परिवर्तन से जो मैग्नेटिक इंडक्शन जो प्रोड्यूस हो रहा है, जिससे जो करंट जो प्रोड्यूस हो रहा है, तो जो करंट है ना अपने प्रोडक्शन की जो डायरेक्शन है, अपनी उत्पत्ति की जो दिशा है, उसी का क्या करता है? विरोध करता है, उसी चीज़ को क्या करता है? अपोज करता है। तो देखो अपन कुछ और एग्जाम्पल से देखते हैं। तो देखो मेरे पास ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ये जो चीज़ है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रही है। तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करने के कारण तो जो अपना राइट हैंड रूल है उससे क्या होगा? जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो बाहर की तरफ होगा। तो ये जो पोल होगा वो नॉर्थ पोल की तरह क्या करेगा? बिहेव करेगा। ये जो होगा वो नॉर्थ पोल की तरह बिहेव करेगा। यही जो डायरेक्शन अगर क्लॉकवाइज होती, क्लॉकवाइज डायरेक्शन होती तो ये अंदर की तरफ बिहेव करता, तो ये अपनी साउथ पोल की तरह बिहेव करता। तो ये है मेरे पास एक बार मैग्नेट, ये N, ये S पोल उसका, और ये मेरे पास एक कुंडली है। तो अब मैं क्या करता हूं, अब मैंने क्या किया, ये जो कुंडली है उसके N पोल को उस कुंडली की तरफ लेके गया। तो जब अपन इस N पोल को उस कुंडली की तरफ लेके जाएंगे तो उसमें क्या होगा? EMF जनरेट होगा। तो अब EMF क्या करेगा? जो अपने अंदर जो भी धारा बह रही है उसका क्या करेगा? विरोध करेगा। और विरोध करके ये चाहेगा कि ये जो बार मैग्नेट है वो अपनी मीन पोजीशन के अंदर रहे, अपनी माध्य स्थिति के अंदर रहे। तो ये क्या करेगा? अब ये वाला N है, अब इसको वापस उसको दूर भेजना है, तो ये वाला भी यहाँ पे क्या होना चाहिए? N बनना चाहिए। N बनने के लिए उसमें एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्या होना चाहिए? करंट प्रोड्यूस होना चाहिए। तो इसमें जो करंट होता है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में प्रोड्यूस होता है। तो N और N के बीच में क्या होता है? रिपल्सन, प्रतिकर्षण होता है, जिससे ये दूर की तरफ जाएगा। तो ये क्या करेगा? अपने इसमें क्या होगा? फ्लक्स में चेंजेस होगा, जिससे मैग्नेटिक इंडक्शन होगा। मैग्नेटिक इंडक्शन से क्या होगा? फ्लक्स में चेंजेस के कारण इसमें अपने अंदर वो एक ऐसी धारा को बहाएगा, अपने अंदर ही वो एक ऐसी करंट को प्रोड्यूस करेगा जिससे वो EMF इसके अंदर जो बल जनरेट हो रहा है उसका क्या करेगा? विरोध करेगा। अगर मैं इसी NS जो बार मैग्नेट है उसको मैं इस दूर की तरफ लेके जाऊंगा तो इसमें क्या होगा? ये क्या चाहेगा? ये अपनी तरफ आए, तो ये क्या करेगा? यहाँ पे साउथ पोल को क्रिएट करेगा और इसको अट्रैक्ट करेगा, अपनी तरफ खींचेगा, जिससे उसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट मूव करने लगेगा। तो जो लेंज साहब थे वो किसी भी कुंडली के अंदर उन्होंने डायरेक्शन को क्या किया? शो किया, कि वो डायरेक्शन को उन्होंने बताया। ठीक है, आपको इसके अंदर ये लिख के आना था, ये डायग्राम के द्वारा भी आप समझा सकते थे। तो इसकी ये जो अपन ने पार्ट ए देखा उसका जो कंटेंट है वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आज ही आप हमारे 12+ ऐप को डाउनलोड करें और इसका कंटेंट देखें। तो थैंक यू। आज के लेक्चर में बस इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।